अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आप देख रहे हैं रोही एट 10। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इस वजह से कि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर हैं और पाकिस्तान ने जो हालिया जंग के अंदर अपना किरदार पेश किया है उससे पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि दोनों ममालिक के वफूद जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसमें ईरान और अमेरिका है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कल से बल्कि जो है वो लोग आए हुए हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमन की बात हो रही है और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम पाकिस्तानियों को फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर हम एक अहम खित्ते का एक अहम हिस्सा जो है वो हम बन चुके हैं। और पूरी दुनिया जो है वो इसी चीज़ को देख रही है कि पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात जो है वो किस करवट बैठेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव मुस्बत बैठे, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में अमन जो है वो जाएगा और उसके साथ साथ पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो भी बूस्टअप होगी। क्योंकि हमने देखा कि हालिया जंगों के अंदर जो इस वक्त इकॉनमी है पूरी दुनिया की वो गिरना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि तरसील जो है तेल की वो बंद हो गई थी और उसके साथ साथ कई और लॉजिस्टिक चीज़ें थी जो कि रुक गई थी। तो आज जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस पर बात करने के लिए मेरे साथ एडिटर इन चीफ डॉक्टर अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। जी शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं पाकिस्तान की अहमियत क्यों बढ़ जाती है? जी शुक्रिया राना सलमान। एक तो ये है कि मुज़ाकराती अमल जो है वो कल से शुरू हो चुका है। मुज़ाकरात के लिए कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं, वो तय होते हैं दोनों तरफ से। वफूद जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो बैठते हैं और उसका कुछ तरीक़ाकार तय करते हैं कि हमने कैसे मुज़ाकरात करने हैं और टाइम फ्रेम, वो सारी चीज़ें तय होती हैं। तो इनिशियली जो है वो मुज़ाकराती अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो ईरान का सर, इसमें कौन कौन से वफूद में कौन कौन से लोग शामिल हैं, अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, ईरान की तरफ से जो वफद पहुंचा है उसमें बाकर कालिबॉफ उनके स्पीकर हैं पार्लियामेंट के और बड़े इम्पोर्टेंट आदमी हैं। और अब्बास अरागची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, वो दोनों साहबान पहुँचे हैं अपने वफद के हमरा। दोनों बड़े लर्नड आदमी हैं, डॉक्टर हैं अपने अपने शोबे में और तवील अरसा उन्होंने अपने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। और उन्हें हम जो है वो एक हाई प्रोफाइल वफद कह सकते हैं। अब्बास अरागची का नाम और बाकर कालिबॉफ दोनों इस जंग में भी हमने देखा कि उनका बड़ा किरदार रहा। और ख़ास तौर पे जैसे ही ईरान की क़यादत पर जो है हमले हुए और अमेरिका ने क़यादत के बेशतर लोगों को इन हमलों में निशाना बनाया, तो उसके बाद जो है इन दोनों साहबान का बहुत बड़ा रोल जो है वो सामने आया। तो ये दोनों साहबान अपने वफूद के हमरा यहाँ पहुँचे हैं। अमरीकी वफद की क़यादत जेडी वेंस जो नायब सदर हैं अमेरिका के, वो ख़ुद आ रहे हैं। और अमेरिका का नायब सदर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर होता है और उसके साथ साथ उनके जो हमरा प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद वो भी मौजूद हैं। जो जेडी वेंस ने भी पिछले सारे अरसे में अपने आप को मनवाया है, वो उनके लिए ये नया एवेन्यू है, नौजवान है। लेकिन ये है कि उन्होंने अमेरिका के हवाले से बहुत सारे खदमात अंजाम दी हैं इस थोड़े अरसे में और अपने आप को मनवाया। तो हम दोनों तरफ से ये कह सकते हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग मौजूद हैं मुज़ाकरात में। और फिर इसके साथ साथ जो है वो दोनों जो वफूद हैं उनको अपनी क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल है। मसलन जी जेडी वेंस जो तशरीफ़ ला रहे हैं तो उन्होंने सारी ब्रीफिंग्स ली हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप से वहाँ से तमाम हिदायत लेके आ रहे हैं। और ऐसी ईरानी क़यादत जो है वो तमाम हिदायत लेके आ रही है। फिर वो राब्ते में भी मौजूद होंगे और वहाँ से चलते हुए भी उन्होंने अमेरिका रवानगी से कबल भी बताया था कि मुझे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि आप इन मुज़ाकरात को किसी तरह कामयाब करें, क्योंकि दुनिया भी ये चाहती है, तो इसका रास्ता तलाश करें। लेकिन दूसरी तरफ जो है जब लड़ाई हो जाती है तो दोनों फ्रीकैन जो है उनके अंदर तलखी अपनी जगह पर मौजूद होती है।
वो हम देख रहे थे कि ट्विटर के ऊपर जो है वो भी इनकी तल्ख कलामियाँ जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक जा चुकी थी। हाँ, मतलब वो ये है कि आप इसको अमली ज़िंदगी में ज़रा अपनी ज़िंदगी में देख लें कि अगर दो फ्रीकैन कहीं लड़ाई हो रही होती है तो तीसरा को सुलह कराने के लिए आता है तो फिर भी वो बार बार हमला आवर हो रहे होते हैं, तो वो उनको ठंडा करना और फिर किसी नतीजे पे पहुंचाना एक मुश्किल टास्क होता है। अच्छा, इसी से फिर एक सवाल पैदा होता है कि आपने अभी ये बात की कि दरमियान के अंदर जो आता है सालिस जिसे हम कहते हैं, तो पाकिस्तान का किरदार सालिसी के हिसाब से आपने किस तरह देखा कि अभी तक की लड़ाई के अंदर और अब तक, और क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये मुस्बत होगा? देखिए, पाकिस्तान इस लड़ाई में फ़रीक नहीं है। सबसे अहम बात जो इस दफ़ा हुई है कि पाकिस्तान इस लड़ाई का फ़रीक नहीं है। पाकिस्तान दो फ़रीकैन के दरमियान मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं। जो बराह रास्त लड़ रहे थे उनके दरमियान मफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप फ़रीक ना हों तो आपके लिए निस्बतन चीज़ें आसान हो जाती हैं कि एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह ये जो लड़ाई है ये रुक जाए, दोनों फ्रीकैन के दरमियान मफाहमत हो जाए, दुनिया में अमन हो जाए और दुनिया में अमन हो जाए और दोनों मुल्क आगे बढ़ें और दुनिया की तरक्की जो है वो जिसका अमल रुक गया है, दुनिया की माशी अमल जिसका ठहराव आ गया है, उसमें एक बेहतरी आए। तो पाकिस्तान फ़रीक नहीं है। आपका सवाल था कि आप पाकिस्तान के सालसी के अमल को कैसे देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने इस सालसी को फैसिलिटेट किया। अच्छा, इसका आगाज़ पाकिस्तान ने उस वक्त कर दिया था जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था। तो पाकिस्तान ने उस वक्त इजराइल के हमले की शदीद मज़म्मत की थी और ये कहा था कि इस हमले को रुकना चाहिए और फ्रीकैन जो है बामी मज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का हल निकालें। अच्छा, यही तकरीबन पूरी दुनिया का मौक़िफ़ था, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा सा आगे बढ़ के, पाकिस्तान के पास ना इत्तफ़ाक़ से पिछले 3-4 दहाइयाँ जो हमारी गुज़री हैं उसमें हम बाकी दुनिया की निस्बत ना अपना सफारती किरदार में और अपने जंगी किरदार में बहुत आगे खड़े रहे। मिसाल के तौर पर हमने अफ़गानिस्तान की जंग लड़ी, उसमें किसी न किसी तरह फ़रीक रहे। अफ़गानिस्तान में तवील लड़ाई होती रही, हम कभी जो है वो रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और कभी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो उस लड़ाई का हिस्सा रहे। जब आप लड़ाई का हिस्सा होते हैं तो वहाँ भी मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, तो हम किसी न किसी सफारती सतह पर भी किसी महाज में शरीक रहे। फिर पाकिस्तान और भारत की जो टेंशन रही उसमें भी जो सफारती कोशिशें होती रहीं उसमें शरीक रहे। फिर जब भी ईरान की टेंशन हुई है हम उसमें शरीक होते हैं, अफ़गानिस्तान की टेंशन में सफारती महाज में शरीक होते हैं। तो सफारती सतह पर भी हमारे जो सफारती मशीनरी है उसकी बड़ी पॉलिशिंग हुई और वो उनको जो है ढंग आ गया कि किस तरह सफारत करनी है। फिर हमारे जो अपने लोग हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो ख़ुद बड़े एक्सपर्ट हैं, तवील अरसे से वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा हैं। फिर जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनका विजन बड़ा डिफरेंट है। और आप ये देखें कि कभी हमने सोचा था कि हम बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं और पाकिस्तान सालिस है, ठीक है। तो ये विजन है ना कि जो आपके मुल्क को, आपकी कौम को इस सतह पर लाया है। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि हम यहाँ जश्न मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे कि हमने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है, ठीक है। तो ये जनरल आसिम मुनीर का विजन था कि उन्होंने इस अंदाज से इस जंग को लड़ा कि न सिर्फ हम दोनों फ्रीकैन तस्लीम करने पर तैयार हुए बल्कि पूरी दुनिया ने माना। असल में ये जंग ही जो है हुई थी, उसी ने पाकिस्तान का किरदार जो है वो पूरी दुनिया में एक कंटिन्यूटी है। हाँ, अब सही कि आप कह रहे हैं, कंटिन्यूटी है कि हमने वो जंग जीती, फिर हमने अपने मामलात बेहतर किए, हमने माशी मामलात बेहतर किए। अच्छा, इसी से सर एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल तो रह गया दरमियान। अच्छा, जो आपने पूछा कि पाकिस्तान का किरदार क्या है ना इस सारे मामले में, तो ये जो बुनियाद बनी इस पर हमने सालसी का सुलह का आगाज़ किया, कोशिश की कि जी आप दोनों फ्रीकैन बैठकर कुछ सुलह कर लें। अच्छा, ये हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे। इसमें पहली कामयाबी हमें मंगल और बुध की दरमियानी रात जो अभी गुजरी है, उस रात को मिली जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया था कि 8 दिन का अल्टीमेटम दिया था ईरान को कि ये 8 दिन जैसे ही मुकम्मल होंगे
तो ईरान पर शदीद हमला किया जाएगा, और वो तो बहुत आगे निकल गए कि जी एक तहजीब को सफारती से मिटा दिया जाएगा। पोप लियो ने भी इसके ऊपर जो है वो मजम्मती बयान दिया था कि पूरी दुनिया में तनकीद हुई, इस पूरी दुनिया ने खुद अमेरिका में लोगों ने तनकीद की कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि एक तहजीब को मिटा दिया जाएगा। तो जंगें तो कभी इस बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। जंगों में देखें, जो इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उसमें जंगों के भी असूल हैं, जंगों के भी ज़ाब्ते बनाए गए हैं। ये नहीं है कि आप उठें और हस्पताल मलिया मेट कर दें, उठें और तालीमी इदारे मलिया मेट कर दें, उठें और दूसरे मुल्क की क़यादत को मार दें। ये भी जंग के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ जो जंग लड़ी जा रही थी वो जंग के असूलों के ख़िलाफ़ थी। तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इंटरवीन किया, और वो जो मंगल और बुध की दरमियानी रात हमें कामयाबी मिली, और वो कामयाबी इस तरह मिली कि इतला आई कि पहली इतला ये आई कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वो 2 हफ्तों के लिए जंग है इसको रोक दें और अपने हमले रोक दें, ताकि मुज़ाकरात को मौका दिया जाए, सफारती अमल को मौका दिया जाए। ये वो बड़ी गंभीर सूरत हाल थी उस रात। सारे लोग बड़े टेंस थे, और तकरीबन सुबह 5 साढ़े 5 बजे ये जो डेडलाइन थी ये मुकम्मल होनी थी, और ये खदशा था कि इसके फौरी बाद जो है वो इजराइल और अमेरिका ईरान पर बड़े हमले शुरू कर देगी। जी सर। और उससे बड़ी तबाही का खदशा था। तो सारे लोग टेंशन में थे। तो तकरीबन 3:30 बजे इस पे जो डेवलपमेंट लोगों के सामने, सॉलिड डेवलपमेंट लोगों के सामने आई। तो इस अपील के जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर ये कहा, उनका ट्वीट सामने आया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक अपील मिली है, उस पर गौर किया जा रहा है। यानी ये वो पॉइंट था जहां से एक मुस्बत पॉइंट मिल सका कि भाई अब जंग जो है वो शायद रुक जाएगी, या उसके ऊपर उस वक्त तो ये तवक्को नहीं थी। मतलब जो हालात थे, तो ये कहा गया कि जी एक शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये दरख्वास्त की गई है और इस पर गौर किया जा रहा है, और इस पर सोच समझ के जवाब दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से ये अपील की थी, पाकिस्तान ने जिस अंदाज से सफारतकारी को मौका देने का कहा था, उसमें ये भी था कि आप हमें मौका दें, हम आपको बिठाते हैं आपस में और कोई सुलह सफाई करवाते हैं। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है कि देखिए ना, 2 फरीक लड़ रहे हैं, कोई आम आदमी उन्हें कहता है जी आओ जी मैं सुलह होगा, चल भाई तुमको, हाँ तो होता कौन है, हाँ ठीक है ना, चलता बन। लेकिन अगर कोई मोतबर आदमी जिसको आप वज़न देते हो, वो अगर ये बात करे तो आप उसकी बात पर रुक भी जाते हैं लड़ाई पर। वो कहते हैं चलें ठीक है यार, आप हमारा बैठ के मौक़िफ़ सुन लें दोनों का, सही, ठीक है। तो ये एक पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करना था कि उस मौके पर जो अमेरिका की तरफ से और अमेरिकी सदर की तरफ से एक बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल दिया गया, और उन्होंने इस जंग को रोकने का ऐलान किया, और ये कहा कि ठीक है हम आर्जी जंग बंदी कर रहे हैं। और साथ ही ये ऐलान किया गया कि 10 तारीख को मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में, जिसमें कोशिश की जाएगी कि हम जो है किसी फार्मूले पर पहुंच जाएं। अच्छा सर, इसी के साथ ही फिर जो हमारे दुश्मन अनासर हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि कोई चीज़ को अच्छा समझता है कि, और दूसरे जो शैतान टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये दरमियान में क्यों साजिश बन रहा है। तो पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए प्रोपेगेंडा करने के लिए, उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, भारतीय मीडिया आपका ज़ाहिर है इशारा भारत की तरफ है कि भी भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया ये देख रही है कि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अल्लाह करे इसका नतीजा अच्छा निकले। सारी दुनिया की ये ख्वाहिश है कि ये नतीजा खेज़ हों और कोई ना कोई ऐसा माहिदा तय पा जाए जिससे ये जंग रुक जाए और दुनिया में जो तरक्की का अमल है वो वापस आ जाए। पूरी दुनिया इस पे गौर कर रही है, मुज़ाकरात में इस पे गौर हो रहा है, भारत में इस पे गौर हो रहा है कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा वो खलबली मची हुई है, वो ये दिन रात इसी में लगे हुए हैं कि जी वो ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं, जी पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस क्यों मिल गई है, जी ये तो हमें होना चाहिए, इसमें आपको होना चाहिए, किस बुनियाद पे होना चाहिए? चले मुझे वो बुनियाद बता दें कि भारत को होना चाहिए और भारत को ये सुलह करानी चाहिए। अभी 4 दिन पहले तो आप कह रहे थे कि हम ग्रेटर इसराइल के साथ हैं, इसराइल हमारा बाप है, ठीक है,
कह रहे थे ना। और ऐसा ही हुआ था सर, जब ये वहाँ गए हैं तो वजीर आजम इनके नरेंद्र मोदी, और उसी वक्त ही इसराइल ने हमला शुरू कर दिया। आपने ऐलान कहा कि जी हम इसराइल हमारा बाप है और हम इसराइल के साथ हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और ग्रेटर इसराइल के हिमायती हैं, और हम महाभारत के भी हिमायती हैं। भारत भी इस सारे खित्ते पे कब्जा करेगा और इसराइल भी कब्जा करेगा। जब आप ये गुफ्तगू कर रहे हो तो आपको सालिस कौन मानेगा? सही बात, आप तो फ्रीक हो गए ना। ठीक है, सारी ज़िंदगी आप ईरान के साथ दोस्ती का दम भरते रहे कि जी ईरान हमारा दोस्त है, जी ईरान से आप मफादात भी उठाते हैं। ईरान की जब एक वाटर पोर्ट बनी है तो इन्होंने वहाँ से बंदर अब्बास को फाल करने की कोशिश की, ईरानी बंदरगाह को, फिर उसको ईरान के ज़रिए वो रास्ता मिला भारत को अफ़गानिस्तान का। ये स्ट्रेटेजिक मूव थी और वो सारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाती थी सारी मूव, लेकिन पाकिस्तान ने हौसले के साथ और बुर्दबारी के साथ इस सब को बर्दाश्त किया। अब आप कह रहे हैं कि जी ये इस सालिसी में हमें होना चाहिए। भाई आप तो सालिस हो ही नहीं सकते, आपको कौन सुनेगा? जिस ईरान के साथ आपने दोस्ती का दम भरा, जब उस पर बुरा वक्त आया आप भाग के उसके मुखालिफ के साथ खड़े हो गए। आप भी उस वक्त ये कहते कि इस जंग को बंद होना चाहिए, फ्री कैन को बैठना चाहिए, सुलह होनी चाहिए, और ये एक जो शिद्दत पसंदी है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। एक सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है जिसके असरात जो है वो बरसा बरस रहेंगे। वो ये है कि भारत एक मेरे ख्याल से एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। नदीम अशरफ बात कर रहा हूँ। जी नदीम साहब फरमाएं, क्या कहना चाहते हैं आप? कि अल्लाह ताला ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सुलह करा, पूरी कौम धोखा गो है कि अल्लाह पाक मुसलमानों को कामयाबी दिलवाए। आमीन। पूरी कौम भी हम सब देख रहे हैं, अल्लाह पाक आज का जो दिन है ये मुबारक दिन साबित हो पूरी कौम। आमीन। बस ये दुआ थी जी, बड़ी अच्छी बात है कि सर हमारे पाकिस्तानी कौम जो है वो भी है कि मुबारक जो टाइम है वो इस वक्त चले और दुनिया के लिए जो है वो एक अमन। देखिए ना, लोगों के ये जज्बात हैं। सर अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं जी। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बातचीत हो रही थी इस वक्त मुज़ाकरात के ऊपर जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात इस्लामाबाद में चल रहे हैं। सर हम भारत की बात कर रहे थे। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि एक मंजर बदला है पाकिस्तान के हवाले से। पूरी दुनिया में भारत ये तनकीद करता रहा कि ये तो दहशतगर्दी का मंबा है, ये दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, ये यहाँ से दहशतगर्दी फ़रोग़ पाती है। दुनिया में कहीं कोई वाक़या होता था तो भारत की कोशिश होती थी इसे पाकिस्तान से जोड़े। भारत के अंदर कोई वाक़या हो गया तो उसे पाकिस्तान से जोड़ता था। अब दुनिया ने देख लिया है कि भाई हम तो अमन पसंद मुल्क है, हमें सिर्फ ये अपने मुल्क का अमन नहीं, इस खित्ते का अमन नहीं, दुनिया का अमन भी चाहिए। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा मंजर बना है जिसके असरात शायद बरसा बरस अब रहेंगे कि अब अगर कोई कहेगा कि नहीं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है, तो कौन इसकी बात मानेगा? ऐसी बात को अभी ताज़ा पाकिस्तान ने भाई अमेरिका और ईरान की सुलह करवाई है, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग रुकवाई है, तो वो कैसे दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है? तो एक जो ये मंजरनामा हमेशा भारत ने पेश किया वो मंजरनामा उलट गया। अच्छा सर, इसके साथ एक और भी आ जाता है कि यूएई की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारी आवाम है वो बहुत उसमें से अच्छी खासी तादाद जो है वो यूएई में काम भी कर रही है। तो वो भी अब इस वक्त अपना फ्यूचर जो है वो सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यूएई ने पैसे जो हैं वो वापस मांगे या पाकिस्तान ने जो पैसे ये यार सलमान साहब अजीब बात है। जो अब पाकिस्तानी है ना, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई अगर किसी से उधार ले ले और उधार वापस मांगने के लिए भी उसे बताना पड़ता है कि जी भाई मेहरबानी करो, मुझे ज़रूरत है, मैंने फ़लाँ जगह पे खर्च करने हैं। तो उधार वापस मांगते भी ऐसे जैसे वो कर्ज मांग रहा हो। तो अगर यूएई से हमने उधार लिए थे ना पैसे, ठीक है, तो वापस करने हैं ना ऑब्वियसली। अच्छा, एक मौके पे नहीं किए, दूसरे मौके पे नहीं किए, एक दफ़ा हमने क्वेश्चन ले लिया, दूसरा क्वेश्चन ले लिया, तीसरा क्वेश्चन ले लिया। अब अगर किसी ने उधार दिए पैसे वापस मांगता है, उसे दुश्मन कंसीडर करने लग जाते हैं कि यार देखे जी पैसे वापस मांग लिए। ये हमारी अमूमी नफ्सियात है। मुल्क के अंदर भी यही सूरत हाल है कि अगर आप किसी को उधार दे और फिर वापस लेना। टाइम फ्रेम ऐसा है ना कि जंग के दौरान, जंग से पहले मांग रहा था। यूएई है
जंग के वक्त आके पैसे नहीं मांगे यूएई ने। हमारे पहले भी जब ये 1 साल कंप्लीट हुआ तो फिर इसमें 1 माह का इजाफा किया गया, 2 माह का, 1 माह का इजाफा किया गया, और ये जंग तो बाद में शुरू हुई है। तो अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो हमने वापस करने हैं ना, जब उधार ले रहे हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है, उससे ना कोई पाकिस्तानियों के फ्यूचर को जो है वो ताल्लुकात के ऊपर सर बताइए, क्या ताल्लुकात पे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ताल्लुकात पे भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूएई के साथ हमें हमेशा जो है बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं और एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ काम करती है। यूएई को संवारने में पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है। आज भी यूएई में हमारी बहुत सारी जो है मजदूर तबका वहाँ काम करता है, लोग वहाँ काम करते हैं। तो यूएई की इकोनॉमी में हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, हम क्यों ताल्लुकात ख़राब करेंगे? अच्छा, यूएई की जो लीडरशिप है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आपको पता है रहीम यार खान में बहुत उन्होंने सोशल वर्क बहुत सारे किए हुए हैं। तो यूएई के साथ हमारे बड़े अच्छे रवाबित हैं। पैसे वापस मांगने से ताल्लुकात ख़राब। दूसरा ये है एक अहम पहलू, अगर ये जंग बंद होती है तो आप देखें कि ये इस खिते में अभी ये जो 35 दिन की जंग हुई है इसने बड़ी तबाही फेरी है। ईरान के अंदर तबाही हुई है, यूएई में नुकसानात हुए हैं, बहरीन में नुकसानात हुए हैं, सऊदी अरब में नुकसानात हुए हैं, कुवैत, कतर, यहाँ सारी जगहों पर अटैक हुए हैं ना जी। यहाँ तामीर नौ होगी ना, दोबारा इमारतें भी खड़ी होंगी, बिल्डिंगों की मरम्मत भी होगी, जहाँ रिफाइनरीज को नुकसान पहुँचा है वहाँ भी काम सब चाहिए होगी। तो ये कैसे मुमकिन? हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हमारी लेबर फोर्स काम कर रही है, तो वहाँ पर रास्ते बंद नहीं होंगे बल्कि रास्ते खुलेंगे। अगर ये जंग बंद होती है तो इन सारे ममालिक में, खलीजी ममालिक में अफरादी क़ुव्वत के लिए रास्ते खुलेंगे। और पाकिस्तानी जो है बड़ी मेहनती कौम है और उसको ये सारे ममालिक इंडोर्स करते हैं कि पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है यूएई में। यूएई के पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा सर, अब एक सवाल और आता है, इस जंग ने जो खलीजी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, यूएई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, और कतर, ये बड़े ममालिक समझे जाते हैं, इनकी अब सिक्योरिटी के ऊपर और इनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर भी अब लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि इसके बाद जब जंग ख़त्म होगी उसके बाद दुनिया का नक्शा क्या होगा? क्या ये सोच रहे हैं ममालिक कि क्या ये अपनी सिक्योरिटी खुद बनाएंगे या किसी और पे दोबारा भरोसा करेंगे? क्योंकि अब जो सुनने में आ रहा है वो अमेरिका के साथ ये सिक्योरिटी के ऊपर इनका बड़ा ज़रा तनाज़ा शुरू हो गया, क्या ये सच है? अच्छा देखें, ये जो ममालिक, हर मुल्क की अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर हम ये तसव्वुर करें कि मालदीव जो है वो अपने आप को इतना ताकतवर कर लेगा कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। हर मुल्क की एक इस्तेदाद भी है ना जी। बड़ा मुल्क है जिसके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, रकबा ज़्यादा होता है, अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा होती है, ऐसे ही ताकत ज़्यादा होती है। अब जैसे रूस पर आप सोचेंगे जी हम जाके कब्ज़ा कर लेंगे, तो रूस पर कब्ज़ा करने के लिए भी तो आधी दुनिया चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये जो ममालिक हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये जो खलीजी ममालिक ख़ास तौर पर आबनाए हरमज़ के अंदर, इसमें एक सिमत ईरान बड़ा मुल्क है, एक सिमत सऊदी अरब बड़ा मुल्क है, नीचे ओमान भी निस्बतन अच्छे साइज़ का मुल्क है। बाकी जो ममालिक हैं, यूएई की जो रियासतें हैं, इंडिपेंडेंट रियासतें हैं, वो छोटी हैं। कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ये छोटे छोटे ममालिक हैं। ये इर्द गिर्द की सपोर्ट भी इन्हें भी साथ चाहिए होती है। इनकी मईशत भी जो है वो इस तरह है कि कहीं से सब्ज़ी आती है, कहीं से फ्रूट आता है, कहीं से गंदम आती है, कहीं तेल जाता है, तो ये इस तरह इनकी मईशत का निज़ाम चलता है। तो अगर हम ये कहें कि शायद ये ख़ुद इतने अपने आप को इतना एम्पावर कर लेंगे कि जी उनको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी, वो तो ऐसा तो मुश्किल है, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए, बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको हथियार चाहिए, तो शायद वो फिर सारी अपनी जो इकॉनमी है वो इधर झोंकनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि अब उनका अब तक इन्हसार था अमेरिका पर, इन सारे ममालिक का इन्हसार अमेरिका पर था, और अमेरिका के अड्डे इन सारे ममालिक में मौजूद हैं। और अमेरिका जो है इन अड्डों को रखने का मकसद भी ये था, उन्होंने भी ये अड्डे इसलिए बनवाए हुए थे कि जब भी हमारे ऊपर मुश्किल दौर आया तो अमेरिका हमारी सपोर्ट करेगा। ये एग्रीमेंट भी है कि जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पर अमेरिका उन ममालिक की हिफाजत करेगा। अच्छा, अब इस जंग में उलट काम हो गया, जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे थे वहाँ वहाँ अटैक हो गया। अगर
पाकिस्तान पर क्यों अटैक नहीं हुआ? पाकिस्तान में अमेरिकी अड्डा नहीं है, अड्डे नहीं थे, ठीक है, वरना शायद ईरान इधर भी रिटेलिएट करता, ये तो नज़दीक था। तो जहाँ जहाँ अमेरिकी अड्डे थे वहाँ पर ईरान ने रद्द-ए-अमल दिया। अच्छा, अब ईरान के लिए भी मजबूरी थी कि जब ईरान पर अटैक हो रहे हैं, अमेरिका और इसराइल अटैक कर रहे हैं, तो वापस वो अमेरिका पर तो अटैक कर नहीं सकता, अमेरिका दूरी बहुत है सर, इसलिए वहाँ पर तो अटैक कर नहीं सकता। तो उसके पास क्या था रिटेलिएशन के लिए? वो यही था कि जहाँ जहाँ अमेरिकी इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ अटैक करे, या अमेरिका की फ़ौजें कोई किसी बहरी जहाज़ में मौजूद हैं, किसी जगह पर मौजूद हैं, तो वहाँ अटैक करे। तो इस सारे मंजरनामे में जहाँ जहाँ अमेरिकी अड्डे थे वो जगह वल्नरेबल हो गई, बजाय इसके कि वो सेफ़ होती, वो वल्नरेबल हो गई, तो वो ज़्यादा गैर महफूज हो गई। तो अब ये इन सारे ममालिक को सोचना पड़ेगा, और वो सोच रहे होंगे कि जिसे हम अपने तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी समझते थे वो तो ऐसा नहीं हो सका। तो अब ऐसा लगता है कि दुनिया में ये जंग तो जिस अंदाज से छिड़ी गई, जिस अंदाज से की गई, वो तो हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में अब जो है कुछ मंजरनामा बदलेगा, कुछ ब्लॉक्स नए बनेंगे, कुछ। सर रज़ा खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रोही के हेड हैं। सर रज़ा खरल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अच्छा, खरल साहब ये बताइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो पूरी दुनिया का मरकज़ बना हुआ है, मद्दे निगाह बना हुआ है, इस वक्त क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गैर मामूली इस वक्त हालात हैं कि सिक्योरिटी बीफ अप की गई है, लेकिन आम लोगों को मामूली यानी चेकअप के बाद जाने दिया जा रहा होता है, शिफ्ट थ्रू किया जा रहा है। और इस्लामाबाद में यकीनन एक तरह से छुट्टी का समा है और छुट्टी डिक्लेयर की गई है, और पूरा शहर जो इस वक्त इस बात का मुंतज़र है कि यहाँ पे वो बड़ा डिक्लेरेशन कोई हो जिससे मुस्तकबिल में अमन मुमकिन हो सके। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल अभी ये है कि अभी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुँचे हैं, तो पहुँचे साथ ही जो नज़र है वो ये कि बिल्कुल सिक्योरिटी बीफ अप है, और 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार इस वक्त तैनात हैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, और ख़ास तौर पर उन रेड जोन की तरफ जाने वाली सड़कों पर आमदोरफ्त बंद है सिवाय चंद एक के, और वो भी पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद। इसके अलावा दीगर महकमे भी सपोर्ट कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सिक्योरिटी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए। तो ये दिलचस्प सूरत हाल है, और तो यही है कि आज जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं वो भी पहुंच जाएंगे और अपने वक्त के साथ, और साथ ही साथ बाकी भी पहुंच चुके हैं। ईरानियन वक्त तो कल का पहुंच चुका है, यही बताया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और काफ़ी लोग तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खुशहाली के हवाले से भी और खित्ते के दीगर ममालिक की खुशहाली के हवाले से भी, कि इस अगर आज डिक्लेरेशन हो जाता है जिस तरह उम्मीद की जा रही या कल हो जाता है, तो फिर भी यकीनन इसके मस्बत असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे और इस खित्ते पर जरूर पड़ेंगे डेफिनेटली। अच्छा खरल साहब, ट्रैफिक प्लान बताइएगा, क्योंकि आवाम के लिए ट्रैफिक प्लान जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों ने गुजरना होता है। तो ट्रैफिक प्लान के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या बनाया गया ट्रैफिक प्लान? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पॉइंट बनाया गया है कि एंट्री पॉइंट्स हैं, और उन एंट्री पॉइंट्स के जरिए से ही आप दाखिल हो सकते हैं शहर के, और ज़्यादातर एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और सिर्फ चंद एक खोले गए हैं जिनके जरिए से, जैसे मार्गला के जरिए से आप दाखिल हो सकते हैं। लेकिन वहाँ भी विजिटर्स को जो आने वाले लोग हैं उनकी शिफ्टिंग यानी चेकअप हो रहा है, चेकिंग होगी और फिर ही दाखिल हो सकेगा, और इस तरह की सूरत हाल है। और इसी तरह एक्सप्रेस वे जो कोराल साइड है वो भी बंद है। बिल्कुल बिल्कुल बंद है। रज़ा साहब, अमजद बुखारी बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो ये ज़रा बताइएगा कि वहाँ जो आम आदमी है उसके क्या सेंटीमेंट हैं? वो खुश है और दुआ कर रहे हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, और उसकी तवक्कुआत क्या है? बंदा पाकिस्तान का हर शख्स और इस्लामाबाद का हर शहरी यकीनन इस वक्त मुंतज़िर है कि इसका कोई अच्छा आउटकम हो और सुलह ऐसी हो कि जिसमें फिर दोबारा जंग की नौबत ना आए। इसलिए जो लोग भी नजर आए हैं, चंद एक से ही मुआनका हुआ है यानी मिलना हुआ है।
इसके अलावा उनसे जो बात हुई वो तो बहुत खुश है। कुछ वकला हैं जिनकी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, चूँकि यहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ, तो जो बातें जिनसे हो रही हैं उनसे तो यही है कि हर एक खुश है और इस बात तवक्को कर रहा है कि इंशाअल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा और एक दायमी सुलह इस इलाके में होगी, जिसके असरात मुस्बत असरात मईशत पर भी होंगे और इस खित्ते के अंदर भाईचारे को फ़रोग मिलेगा। तो इस तरह की कैफियत है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान के हवाले से, तो हर एक नाजा है कि आप ये देखिए कि चंद एक ऐसे मौके पाकिस्तान की तारीख में माजी में आए हैं जिनमें पाकिस्तान ने मेज़बानी का शरफ हासिल किया था। ख़ास तौर पर जब चाइना के साथ अमेरिका की डिप्लोमेसी शुरू हुई थी, तो हेनरी किसिंजर जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था। और उससे उसी दौरान में आपको OIC की इवेंट्स भी पाकिस्तान में हुए थे। लेकिन इससे बड़ा इसलिए नहीं है कि इसमें स्टेक होल्डर्स और अफेक्टेड पूरी दुनिया है ना, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। और इस पे लोग जो है वो बड़े खुश हैं। क्या तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये पाकिस्तान को चुना गया और पाकिस्तान इस काबिल है कि इस तरह के निगोशिएशंस में एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, सहूलतकारी कर रहा है, ताकि दोनों मुल्क जो लड़ रहे थे वो लड़ना बंद करें और सुलह की तरफ चले जाएं और अमन कायम हो और मईशत, खास तौर पर मईशत जो इस वक्त बुरी तरह मुतासर है, वो दोबारा संभालने का रास्ता ले। रज़ा साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी क़यादत जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, इनका बड़ा किरदार है ये मुज़ाकरात की मेज़ सजाने में और अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की इस मेज़ पर लाने में। तो आम आदमी के सेंटिमेंट्स अपनी जो हमारी जो लीडरशिप है उसके बारे में क्या हैं और वो क्या समझता है, ख़ुद को प्राइड फील कर रहा है कि हमारी लीडरशिप ने इस सारे मामले को संभाला और इस सतह पर लेकर आए? जी बुखारी साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप हर एक की दिल की बात है। देखिए कि जितना बड़ा ये हादसा बन रहा था और जिस तरह खदशात थे कि कहीं ये फैलती पूरी दुनिया की जंग ना हो जाए, तो पाकिस्तान को के इन लीडरों ने ही किरदार अदा किया है ना। वजीर आजम शहबाज शरीफ, इस तरह हमारे चीफ जनरल आसिम जो है वो, और सारे सब ने मतलब जो किरदार अदा किया, जनरल आसिम मुनीर ने और मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो वजीर दाखिला, उन्होंने किरदार अदा। इसहाक़ डार देखिए कि वो उनको हेयर लाइन फ्रैक्चर होने के बावजूद वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करते रहे और दुनिया के सरबराहान को इस बात पे आमादा करते रहे कि किसी तरीके से इन दो ममालिक के दरमियान सुलह हो जाए। और अब आगे जो चीज़ सामने आ रही है वो ये कि इसमें भी इन्हीं का किरदार है कि किसी तरीके से जो लेबनान के खिलाफ इसराइल की जारी है तो उसको भी रोका जाए। तो ये बहुत यानी मुस्बत चीज़ें हुई हैं। और इन चार लोगों, इसके अलावा और भी बहुत सारे पूरी टीम्स होती हैं, लेकिन चूंकि जिनकी दिन रात हम देख रहे हैं और किस तरीके से ये पूरी बुरी तरह काम कर रहे थे और मेहनत के साथ काम कर रहे थे, तो उसका नतीजा भी तो आप देखिए कितना अच्छा निकला है कि आप पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिली है और ये इनकी इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से ही सारा मुमकिन हो पाया है। तो जनरल आसिम मुनीर खास तौर पर पूरी दुनिया में एक मतलब नाम की तरह बड़ा नाम लिया जा रहा है और मिलिट्री लीडरशिप में भी और एक स्टेटमेंट और इस तरह की एक हैसियत में भी। ये रज़ा साहब ये बताइएगा जी, ये जो भारत के अंदर एक जुनूनी कैफियत है पाकिस्तान के हवाले से और इन मुज़ाकरात के हवाले से, इस जुनूनी कैफियत को हमारा आम आदमी और इस्लामाबाद में जो लोग बस रहे हैं और ख़ास तौर पे मीडिया के लोग हैं या बाकी हैं, वो इसको कैसे देख रहे हैं? लेकिन मेरा ख्याल एक ब्रेक का वक्त हो गया। रज़ा साहब आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मरकज़ निगाह बना हुआ है कि इस वक्त दो बड़े ममालिक जिनके दरमियान जंग हो रही थी उसमें वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और हम उसी पर ही बात कर रहे हैं। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान जो है वो दरमियान में आकर उसने ये जंग को रुकवाया है। बेशक ये अभी 2 हफ्ते के लिए, मगर दुआ है कि ये मज़ीद आगे चले और जो वफूद यहाँ पर आए हुए हैं उनकी आपस में मुआहदा जो है वो तय पा जाए। तो अब इसी पर ही बात करने के लिए मेरे साथ खालिद बेग साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। सर आपको वेलकम करते हैं शो में।
जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बेग साहब, ये बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं आप कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की कौम के लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इतने बड़े मसले में और एक ऐसे मसले में जो कि एक बुनियाद बन रही थी तीसरी आलमी जंग की, उसके सहूलतकारी के तौर पर और उसमें बेज़बानी के तौर पर उसमें मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने जो पेशरफ्त की है वो पूरी दुनिया भी उसकी जो है वो तहसीन कर रही है और हमें भी बहरहाल इस पर फ़ख्र करना चाहिए। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि जब तक इसराइल की तोसी पसंदाना अज़ाइम मौजूद हैं और उसे अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है, उस वक्त तक ये अमन जो है क्या पायदार हो सकता है, ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। और इसी के ऊपर जो है वो हमें गौर भी करना चाहिए। और आप पूरी दुनिया में आप ये देखिए कि पहली दफ़ा जो है अमेरिका ईरान के ऊपर जो उसने 28 फरवरी को हमला किया था इसराइल और मिल के, उस वक्त भी मुज़ाकरात का अमल जारी ही था और बाकायदा उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके मामला जो हैं वो तय हो गए थे और उसमें इनरिचमेंट और यूरेनियम के हवाले से भी कुछ मामला जो है वो तय हो गए थे। इसके बावजूद और उसका एक जनेवा में जिस बयाना में जो है ये बाकायदा एक जो है उसका एक और दौर होना था और इससे कबल जो है वो अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। तो अब सोचने की बात यह है कि इस हालात इन हालात में क्या ईरान जो है उसी तरीके से अमेरिका पर एतबार कर सकता है। उसमें बहरहाल पाकिस्तान ने उन्हें राज़ी किया है, वो आ गए हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है और उसमें कोशिश होगी पाकिस्तान की कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें तय हो जाएं ताकि आइंदा ये एक तो ये ज़हन में हमें रखना चाहिए कि ये कोई हतमी मुज़ाकरात नहीं है और इसके बाद फौरी कोई मुआहदा होने नहीं जा रहा। हाँ, ये एक पेशबंदी है और उसके लिए बाकायदा जो है हमें और भी काविशें करनी पड़ेंगी और इसके बाद भी मज़ीद बैठकें होंगी तो फिर जाकर किसी हतमी मुआहदे तक जो है ये फरीक दोनों जो है वो पहुँच पाएंगे। इसमें मैं फिर गुजारिश करूँगा कि असल फैक्टर जो है वो इसराइल का है। इसराइल जो है आप ये देख लीजिए कि वो अभी भी लबनान पर अपना हमले जारी रखे हुए हैं जिस पर पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है और इवन यूरोपीय यूनियन जो है बरतानिया और उन्होंने भी उसकी मजम्मत की और कहा है कि इसको रोका जाना चाहिए और इसको किसी सूरत जो है वो लबनान के ऊपर ये जो उसने जारियत और उसे उन्होंने जंगी जराइम करार दिया है, लेकिन वो लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की उसे भरपूर सरपरस्ती हासिल है और इन हालात में जो है पाकिस्तान जो है उसका भी इम्तिहान है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है इन मामलात को कुछ असलूबी से मज़ीद आगे बढ़ाता है। अच्छा सर, आपने अभी बात की है कि मुआहदा नहीं होगा। देखिए सीधी सी बात है, ये जो है इसमें दोनों तरफ से शराइत बहुत सख्त हैं। एक तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि क्या अमेरिका राज़ी हो जाएगा कि वो गल्फ़ की रियासतों से अपने अड्डे जो है ख़त्म कर दे, वो कभी भी नहीं होगा। हाँ, उसका रोल जो है वहाँ पे महदूद हो सकता है। और दूसरा ये है कि क्या ईरान जो है वो चाहेगा कि वो उसके साथ वो स्टेटस को बरकरार रहे, उसके जो असासे थे जो 47 साल पहले मुंजमद किए गए थे वो बहाल ना हो और उसके ऊपर बहुत सारी जो सैंक्शंस हैं वो जो है ख़त्म ना हो। और वो जिस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि हमें जो है अजाला भी चाहिए, हमारे जो नुकसान हो गए हैं इतना ज़्यादा, और वो नुकसान मेरी वैसे राय है कि खालिद बेग साहब ने ना इसको बहुत वजाहत से बताया कि ये माहिदा नहीं होगा। अमूमी तौर पर सर ऐसी जो नेगोशिएशन होती हैं वो सफारती अमल का हिस्सा होती हैं और बड़ी हाई लेवल डेलीगेशन। साथ ही एक और भी तो बयान आ रहा है ना कि इसे 2 हफ्ते नहीं मजीद टाइम भी लग सकता है, मगर ये मुआहिदा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, जंग मजीद नहीं होगी। ये है तो सर जंग उसी वक्त ही रुकेगी ना जब मुआहिदा होगा। नहीं, ये 2 हफ्ते बढ़ जाएंगे ना। देखिए ना, ये तो एक इब्तिदाई शक्ल है ना। ये देखें ना, ये होता ये है कि जब आप दोनों तरफ से एक डिमांड की लिस्ट होती है, उनके नुकात हैं, अमेरिका के भी नुकात हैं, ईरान के भी नुकात हैं कि जी इनमें से पहले वो चुने जाएंगे जिन पे मफाहमत हो सकती है। ठीक है, मतलब पहले उस पर बात नहीं होगी जिस पे मफाहमत नहीं हो सकती, जिस पे कोई चीज़ें तय नहीं हो सकती। तो इनिशियली वो चीज़ें जहाँ मफाहमत हो सकती है उनको लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर इसमें सब राज़ी हैं कि जंग को रुकना चाहिए, इस पर कोई फ्री सर ब्रेक अभी हमारी जो बातचीत है वो इसी पर ही कंटिन्यू रहेगी। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात जारी हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नायब सदर अमेरिका के JD वेंस जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर उनका तैयारा जो है वो लैंड कर चुका है और उसके बाद अब वो इस्लामाबाद जो है वो
मुज़ाकरात के लिए जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हमें जो ज्वाइन किया है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ओन अब्बास साई साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ओन अब्बास साई साहब, आपको वेलकम करते हैं शो में। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया। साई साहब, ये बताइएगा कि अभी अभी ये इतला आई है और ब्रेक भी की है रोही ने कि जेडी वेंस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। अब क्या देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, वंस अगेन शुक्रिया। और देखें आप, ये इमेजेस जो हैं, जो जेडी वेंस साहब और जो कल रात ईरानियन डेलीगेशन आया, तो ये इमेजेस पाकिस्तान की सरजमीन से जाना पूरी दुनिया को सबसे पहले तो एक मैसेज है कि हम एक अमन का देश हैं, हम एक अमन की धरती हैं। तो जो सबसे पहली बात है कि जो इस तरह के इमेजेस पाकिस्तान से बाहर जाना, आप सोचें अभी कुछ दिन पहले ईरान पे जो बमबारी हो रही थी, इजराइल जो है लबनान पे भी कर रहा है, हमारे जो मुख्तलिफ अरब ममालिक दोस्त हैं उन पे बमबारी हो रही थी, हज़ारों लोग जो हैं वो उनकी डेथ्स हुई जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और आज अगर आप उस तस्वीर को पलटें और देखें इस्लामाबाद में वो सारे लोग जो कल तक मरने और मारने की बात कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे आए और अभी जो है सबसे पहले अमन की बात हो रही है। तो इसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा पाकिस्तान को। जो आपका सवाल है बेसिकली आगे क्या होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आगे क्या होगा। अभी तक के जितने भी रूमर्स थी, सबसे पहले तो ये बताया, रूमर्स फैलाई गई कि शायद जेडी वेंस नहीं आ रहे पाकिस्तान, फिर कहा गया ईरानियन डेलीगेशन नहीं आ रहा। तो जो सबसे पहला मरहला था, सबसे मुश्किल मरहला, वो तो पाकिस्तान ने पार कर लिया कि इन दोनों जो फ्रीकैन को पाकिस्तान इस्लामाबाद में बुला लिया। तो ये भी बहुत बड़ा मरहला है। अब दूसरा मरहला यह है कि आज क्या होता है। अभी तक हमारे पास डिटेल्स नहीं है कि क्या ये डायरेक्ट टाक्स होंगी या जिस तरह इससे पहले अमेरिका और ईरान की टाक्स हो रही थी अमान में, के दरमियान में इंटरमीडिएटरी होंगे और एक बात होगी और दरमियान में फिर जाकर उनको बताया जाएगा और फिर वापस मैसेजिंग होगी। लेकिन अभी तक की जो आप ओवरऑल फिजा देखें तो वो बहुत अच्छी है। लोग यहाँ पे आए हैं। जब जेडी वेंस ने भी अपना सफर शुरू किया वाशिंगटन डीसी मैरीलैंड से, तो उन्होंने भी कहा कि हम अमन को एक मौका देना चाह रहे हैं। हम ईरान के साथ जो है, अगर ईरान हमें थोड़ा सा वो उसमें दिखाएगा कि वो कमिटेड है, तो हम उसको उससे ज्यादा कमिटमेंट दिखाएंगे। ईरान का जो डेलीगेशन है उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि हमें शायद उतना इतमाद नहीं है, और उसकी एक हिस्ट्री भी है अगर आप पीछे जाएंगे, लेकिन हम फिर भी एक पीस को, एक अमन को जो है एक चांस देना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि काफी सारा और इंटरनेशनल प्रेशर और इंटरनेशनल, अगर आप राय आमा देखें कल से लेके अब तक, पाकिस्तान के वजीर आजम से आप देखें, फ्रांस के सदर बात कर चुके हैं, इंग्लैंड के वजीर आजम बात कर चुके हैं, और हमारे जो वजीर खारजा हैं, जर्मनी के वाइस चांसलर जो हैं वो बात कर चुके हैं, हमारे वजीर खारजा जो हैं उनसे नीदरलैंड के वजीर खारजा बात कर चुके हैं, तुर्की के वजीर खारजा बात कर चुके हैं, और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जमी हुई हैं इस्लामाबाद पे। और हम एक बहुत बड़े रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे इमर्ज हुए हैं इस सारे सिनेरियो में। देखें, इसको शुरू करने में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। हमने इस शुरू होने से पहले भी कोशिश की कि ये जंग ना लगे, लेकिन उसके बाद, और अगर अगेन क्योंकि बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है, तो ईरान पे हमले से एक दिन पहले इंडियन वजीर आजम जो है वो इजराइल में थे। तो उनको तो मसला होगा कि वो उस वक्त जो हमलावर थे, जो इस जंग को खराब करने वाले, उनके साथ खड़े हुए थे। और अगर आप शुरू में देखें तो इंडियन वजीर आजम को बहुत दिन लग गए इस जंग को जो कंडेम करने में। तो उनको तो एक मसला होगा, हमें उनकी तो समझ आ रही है कि उनको क्या मसला है इजराइल और इंडिया को, और एक वो पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है उन्हीं की तरफ से ये था कि ये कहीं पे भी नहीं जा रहे। अच्छा, अगर कुछ भी ना नतीजा हो, इन लोगों का इकट्ठे हो जाना इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में और इस मुज़ाकरात का शुरू हो जाना, और अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं कि अगर कोई अकार्ड नहीं भी होता तो शायद ये डेडलाइन सीज फायर की बढ़े और मुज़ाकरात को जारी रखने पे जो है वो कंसेंसस हो जाए। सबसे पहली जो सबसे प्रायोरिटी है पाकिस्तान की और दुनिया की, किस तबाही से बचा जाए, इस जंग को रोका जाए, जो डिप्लोमेसी है, जो बातचीत है, उसको एक मौका दिया जाए, और वो हमने दे दिया। और अब ये जो दोनों मुल्क हैं और इन पे इंटरनेशनल जो प्रेशर्स हैं, ये एक इंटरनेशनल और रीजनल कम्युनिटी का
हिस्सा हैं। इस तरह नहीं है कि ऑन देयर ओन अमेरिका या ईरान जो है वो सारे रीजन के फैसले भी कर सकते हैं, या इस दुनिया में वो एक अच्छे और जिम्मेदार मुल्क के तौर पर रह सकते हैं। तो जब इतना प्रेशर है और इतनी ज़्यादा नज़रें जो है इस प्रोसेस की तरफ लगी हुई हैं, तो दोनों पार्टीज अमेरिका और ईरान जो है, दोनों में से कोई नहीं चाहेगा इस वक्त कि ओनस उन पे आए कि उनकी वजह से ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े या ये सीज फायर जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा तो सर, जो इसी के मेरे साथ एक और भी था कि जेडी वैंस आने से पहले लबनान को, उन्हीं का ही बयान था कि जी लबनान जो है वो इसमें शामिल नहीं है, जबकि ईरान ने ये शर्त रखी थी कि लबनान पर भी अटैक जो है वो रोके जाएं। तो अब जेडी वैंस जब आए हैं पाकिस्तान, तो अब आप क्या समझते हैं कि वो किस तरीके से देखेंगे? क्या लबनान को भी इसमें शामिल रखा जाएगा या लबनान को हटाकर ईरान के साथ ही जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे? देखें, दोनों साइड जो हैं इस वक्त उनकी कोशिश है कि मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाया जाए अपने अपोनेंट पे, क्योंकि देखें टेबल पे आपने उसी में रिजल्ट लेना है जो फील्ड में ज्यादा पावरफुल है। इस वक्त दोनों जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज करें, और दोनों को पता है कि एट द एंड ऑफ द डे अमन जो है मुज़ाकरात के जरिए ही सारे मसले को हल होना है। डेफिनेटली लबनान जो है वो इसका हिस्सा था। जब ये बात शुरू हुई, जो पहला ट्वीट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया उसमें लबनान था। उसी ट्वीट के जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनकी बात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, और उनकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो 10 पॉइंट्स हैं उसकी बेसिस पे हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लबनान उन 10 पॉइंट्स में सबसे वन ऑफ दी मेजर पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ फिर और इजरायली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि इजराइल में बड़ी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इजराइल को नहीं लिया गया एतमाद में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट करने से पहले या स्पीकर का 2 हफ्ते का ऐलान करने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन जो है उस पर बढ़ी। और उसके बाद अगर आप अमेरिकन मीडिया की कवरेज देखें तो उन्होंने ये भी बताया कि 11 फरवरी को क्या हुआ, किस तरह ये सेल किया आइडिया नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया को, किस तरह दिनों में ईरानियन लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे और उसके बाद रजीम चेंज हो जाएगी। तो उस सारी फ्रस्ट्रेशन में फिर इजराइल जो है उन्होंने अमेरिका से बात की और कुछ थोड़ी सी उसमें 12 घंटे की उन्होंने उसमें कंसेशन ली। लेकिन जो इजराइल ने अमल किया कि 1 घंटे में बल्कि 10 मिनट में 100 से ज्यादा टारगेट्स, और जिनमें ज्यादातर सिविलियन टारगेट्स थे। जी, ये तो हुआ था शाही साहब, ये तो हुआ था। बुखारी साहब आपसे कुछ सवाल करना चाहें सर? वैसे उन सब, मैं अमजद बुखारी बोल रहा हूँ, प्रोग्राम में मौजूद हूँ। ये फरमाइएगा, आपका दिल क्या कहता है कि इन मुज़ाकरात से जो आउटपुट होगी वो क्या होगा? कुछ नुकात पर इत्तफाक हो जाएगा और फिर अगले मरले में ये मुज़ाकरात जाएंगे? दिल क्या कहता है, फीलिंग क्या आती है? बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप जो मेरा दिल है अगर उसकी माने तो मैं तो कहता हूँ इसको अभी ख़त्म हो जाए। लेकिन जो यहाँ पे एक एयर, वो कहते हैं ना इन द एयर देयर इज समथिंग इन द एयर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल राइट ऑन द मनी है। अभी इस पहले मरहले में ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ डेडलाइन को, सीज फायर की डेडलाइन को इससे आगे बढ़ाया जाएगा और ये बातचीत जो है इसको जारी रखने पे इत्तेफाक किया जाएगा। जो यहाँ पे कुछ इतलात हैं कि बातचीत शायद कहीं और भी चल रही है पाकिस्तान के अंदर ही। ये तो बड़े लेवल के डेलीगेशन हैं, जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, उनकी शायद पिछले 3-4 दिन से कुछ ना कुछ आपस में गुफ्तगू हो रही है और कहीं ना कहीं पे ये दोनों पार्टीज जो है किसी 1 पॉइंट एजेंडे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज जो सबसे पहला डोनाल्ड ट्रंप साहब का आपने ट्वीट देखा है, तो जिसमें उन्होंने अगेन वही बात किया कि ईरानियन सिर्फ इसलिए जिंदा हैं ताकि मुज़ाकरात कर सके। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी फौज को भी अलर्ट रहने का हुक्म दिया। और ईरानी अगर आप देखें जिस त्यारे में आए हैं उसमें उन्होंने वो बच्चे 165 बच्चे जिन पे एक अमेरिकन जो है मिसाइल गिरा स्कूल में, उन सारों की तस्वीरें लगा के लेके आए हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी अपने कोर से पीछे नहीं हटेगा। अगर हमें ये लगता है कि कोई अपनी जो उनका बेसिस ऑफ देयर वो सर्वाइवल है, जैसे ईरानियन जो आप उसको रजीम कह लें, आप उसको हुकूमत कह लें, अगर वो अपने इनकलाब और अपनी जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं
तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी से, जिसने देखिए जो एक वजह बना है ईरान की डिफेंस का, वो उनकी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी बनी, अदरवाइज तो कोई बहुत अच्छी हार्डवेयर ईरान के पास नहीं है। तो अगर आप उनसे ये कहेंगे कि इसको छोड़ दें, तो मेरा नहीं ख्याल वो इससे पीछे हटेंगे। ड्रोन्स को छोड़ दें, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, दैट वुड बी समथिंग के जिस पे बात हो सकती है। और जिस तरह आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, कि अगर ईरानियन ये मान जाए कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देते हैं, तो वो शुरू कर देंगे कि मैंने ये जंग जीत ली है। और वो तो अपना एक नैरेटिव बनाने में माहिर है और वो किसी और की सुनते भी नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे अहम पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। क्या पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका ये मिल के आज यहाँ पे जो गुफ्तगू होगी उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वन वे अदर वे खुलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी फतह होगी पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो कल ही एक ट्वीट किया था जो हमारे बड़े मशहूर पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं आतिफ मियाँ साहब ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये सीज फायर करवा के $3 ट्रिलियन की इकानमी बचाई है दुनिया में। तो ये इतनी बड़ी इकानमी। और अगर आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, तो मैं देख रहा था चिली, जिस मुल्क के बारे में हमने शायद आखिरी मुल्क हो दुनिया का, वहां से खबरें आ रही थी कि वहां के लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि वहां पे पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था बर्मा जो है, वहां पे लोगों के कारोबार बंद हो गए। तो ये जो थिएटर है जंग का, वो लगता तो यही है कि ये मिडल ईस्ट, ईरान वो है, लेकिन जो इसके आप असरात देखें तो वो दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच चुके हैं। बड़े सवियर किस्म के जो हैं वो इसके असरात जो हैं वो पहुंचे हैं। लोगों के रोजगार खत्म हुए हैं, लोगों की जो लाइवलीहुड है उस पर असर पड़ा है। बहुत सारे मुल्क, खास तौर पे हमारे जैसे, इवन मैं आपको बताऊं, इंडिया को शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आपने देखा हो तो इंडिया में लंबी लाइनें लगी हुई थी पेट्रोल पंप्स पे, और हमसे ज्यादा फायदा इस सीज फायर का वो इंडिया को हुआ, उसकी इकानमी को हुआ। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक दुश्मनी करनी है, चले ये तो दरमियान में आ गई। लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि अभी जो सबसे पहले मरहले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात होगी और इस बातचीत को आगे बढ़ाने पे होगी। और इसराइल को, जी सर। अच्छा साहिब साहब, ये बताइएगा, आप इस्लामाबाद में हैं, तो हम ये जो मेंबर ऑफ सेनेट है या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इनसे भी किसी से आपकी बातचीत हुई है? ये किस तरीके से देख रहे हैं और उनका जो है वो रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? अच्छा, ज्यादातर जो हमारे मेंबर्स हैं उनको भी उतना ही पता जितना मुझे और आपको पता है, क्योंकि ये हमारी कोई इंटरनल उस तरह की वो नहीं है, ये एक एक्सटर्नल इवेंट है जिसकी हम मेजबानी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तक कोई इस तरह की ब्रीफिंग न पार्लियामेंटेरियंस को दी गई है, ना ही किसी और लेवल पे कुछ। और इसको जितना ज्यादा सीक्रेटिव रखा जा सकता था उतना सीक्रेसी इसमें मेंटेन की गई है, क्योंकि यही इसकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। लेकिन जहां तक हमारी बातचीत हुई है पार्लियामेंटेरियन से, या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या जो आपकी सिविल सोसाइटी है, सारे के सारे खुश हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर फीलिंग प्राउड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा बीइंग पाकिस्तानी प्राउड फील नहीं हुआ था जितना अभी हो रहा है। और इंटरनेशनली भी, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमारी बातचीत हो रही है लोगों से, सारे लोग जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और मेरी जिंदगी में तो पहली दफा इट हैज, मुझे 70 का नहीं पता कि पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना को करीब लाने पे, लेकिन आज की दुनिया, क्योंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया है, वन क्लिक अवे की दुनिया है, तो आज की दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम है वो रियली बड़े अच्छे जो है वो नाम से लिया जा रहा है। और मेरी जिंदगी में ये पहली दफा हुआ है। सर, आप क्या समझते हैं कि इसका सेहरा जो है वो किसके सर है? देखिए, सेहरा तो सबसे पहले आपको, अगर आप बहुत कंजूस होंगे, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर साहब, उनको ना दे, और फिर जो इसहाक डार साहब हैं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और उनकी टीम, सर मोहसिन नकवी साहब हैं। सर मोहसिन नकवी साहब ने भी तो इसमें कलीदी किरदार अदा किया। सर मोहसिन नकवी साहब तो हर जगह पे हैं। और अगर आप देखें तो कल रात जब ईरानियन डेलीगेशन आया तो मोहसिन नकवी साहब की बॉडी लैंग्वेज उनके साथ सबसे डिफरेंट थी। जिस तरह वो उनसे मिल रहे थे वो डिफरेंट था। उनको बिल्कुल, वो तो देखें, वो तो हाफिज साहब की टीम का हिस्सा है और मेरा ख्याल है कि उनके हर अव्वल दस्ते में शामिल है। तो जब
तो उनका रोल बहुत अहम है, ना सिर्फ अब, जब पिछली दफा लड़ाई हुई थी, जब ईरान पे हमला हुआ था, उस वक्त भी जो है उनका बड़ा अहम रोल था, और बड़े उन्होंने दौरे किए हैं इन पिछले 6 महीनों में, और बहुत लोगों से मिले हैं, और ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट और ईरान में एक बड़ी अच्छी रैपो है मोहसिन नकवी साहब की, जिसकी बेसिस पे वो एक बड़ा अहम रोल उन्होंने भी प्ले किया, और अमेरिका में जो है वो उनकी बड़ी एक अच्छी रैपो है, और उन लोगों के साथ बड़े अच्छा, अच्छे। आखिरी सवाल सही साहब, ये बताइएगा कि अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं, कि क्या इन 14 दिनों के अंदर अंदर ये वाइंड अप हो जाएगा सब कुछ, या इसे मजीद टाइम जो है वो लगता है, आपका ख्याल क्या कहता है? नहीं, ये बहुत बड़ा जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है, 14 दिनों में वाइंड अप तो नहीं होगा, लेकिन इसका एक रास्ता हमें नजर आ जाएगा कि ये किस तरफ को जा रहा है। अब देखें, अभी भी अमेरिकन जो है वो अपने फौजियों को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, अभी भी इसराइल जो है वो लेबनान पे हमले किए हुआ है, इसराइल भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि ईरान और जो हिजबुल्लाह है वो उन पे हमले कर रहे हैं, अभी इराक जो है उसमें जो ईरानियन एलाइज हैं उन पे हमले हो रहे हैं, अभी यमन जो है वहाँ, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इसमें। 14 दिनों में एक हमें रास्ता जो है वो नजर आ जाएगा। एक चीज जो हमें याद रखने की है कि ना अमेरिका अपने एलाइज को छोड़ सकता है, ना ईरान के लिए ये इस वक्त आसान होगा अपने एलाइज को छोड़ना, स्पेशली उस वक्त जब वहाँ पे टोटल चेंज आया है, एक नए आयतुल्लाह आए हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पॉइंट से अपनी नई जो है वो रजीम को शुरू करें। तो उनके लिए उनके एलाइज बहुत अहम होंगे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो इराक में एलाइज हो, चाहे वो यमन में हौसी हो। तो अमेरिका और उनके जो इत्तेहादी हैं उनको ये कम अज कम देखना पड़ेगा कि वो उनकी इस बात पे कभी नहीं आएंगे कि वो हर चीज को छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। जो स्टेट ऑफ हॉर्मज है उस पर बात होगी, उस पर सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। अलाइज जो हैं वो अपने छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, और जाहिर सी बात है कि दोनों जो हैं वो अपने जो मफादात हैं उनको ही मद्देनज़र रखते हुए किसी न किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। अभी मज़ीद इस पर बातचीत चलती रहेगी, वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी बातचीत चल रही है और खालिद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बेग साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का अब फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं, कि पाकिस्तान जो इस जंग से पहले दुनिया में पोजीशन पर था और अब उसकी पोजीशन जो है वो किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जो बुनियाद थी वो तो ऑपरेशन संदूर जो था नरेंद्र मोदी का, उसको जब पाकिस्तान ने तंदूर में मुंतकिल किया और तंदूर बना दिया था, तो उसी वक्त से ही ये तब्दीली आना शुरू हुई थी, और उसी वक्त से ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया जो है वो चौंक गई थी कि ये क्या हो गया। क्योंकि उस वक्त तक जो मिथ थी वो इंडिया की थी कि वो खित्ते की, और खित्ते की क्या, दुनिया की चौथी बड़ी अस्करी कुव्वत है, और उसमें पाकिस्तान को कंसीडर उस अंदाज से नहीं किया जाता था। हालांकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो है, लेकिन खैर ये एक अलग बहस है। लेकिन आपने अभी इससे पहले, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि इसमें क्रेडिट बिलाशुबा, इसमें जो ज़्यादा बुनियादी रोल है पाकिस्तान की तरफ से वो हमारे फील्ड मार्शल का है, जिन्होंने दिन रात जो है राब्ते और मुलाकातें और उसके ज़रिए और टेलीफोन पे और इस तरीके से ये मुमकिन बनाया है। और उसकी वजह ये है कि कमाल ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सबको एतबार है, इतमाद है। ईरान को पाकिस्तान पे एतमाद है, अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद है। फिर दूसरा ये कि चीन, जो एक ख़बरें फैलाई गई कि जनाब चूँकि ताल्लुक़ बना लिया है अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने, तो अब चीन नाराज़ है। नहीं, चीन का भी उसी तरीके से इतमाद और एतबार जो है बहाल है। और यहाँ जेडी वैंस का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका का जो सदर है उसके दाएं बाएं, एक उसका सेक्रेटरी स्टेट और सेक्रेटरी डिफेंस, वो दोनों यूँ समझ लें कि जैसे वो इसराइल के पिट्ठू हैं, और इस जंग को या वो जो एक मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के ऊपर जो हमला था, इसमें इन दोनों का बड़ा रोल था। और वो जो उनका वज़ीर जंग है वो तो बाकायदा उसने अपने जिस्म के ऊपर जो है वो ज़ायनिज़्म के टैटूज़ भी बनवाए हुए हैं, जिसमें वो समझता है कि सिवाय यहूदियों के बाकी दुनिया में किसी को जीने और रहने का हक नहीं है, और अगर बच्चों को भी मार दिया जाए तो ये कोई इतना कोई गलत नहीं है। उसमें जेडी वैंस एक ऐसा बंदा था कि जो अमन की बात करता था, अमन की बात कर रहा था, और उसकी कोशिश थी कि ये जो है जंग की बजाय बातचीत के ज़रिए जो है मामलात हल किए जाएँ। और उसमें अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस जो है वो बहरहाल कामयाब हुआ है। और आज देख लीजिए कि अमेरिका का नायब सदर का पाकिस्तान आना
बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया के लिए। और फिर सबसे अहम चीज़ तो मुज़ाकरात हैं कि वो किस लिए आया है, वो इसलिए आया है कि अमन जो है उसको बहाल किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला ये अमन ज़रूर बहाल होगा। हाँ, ये जो इस वक्त सूरत हाल है कि हम अगर ये तवक्को कर रहे हैं कि फौरी तौर पे तो नहीं, उसमें स्टेट ऑफ हार्मस की भी आपने बात की, तो उसमें वहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक तरह की वो खुल चुकी है। अब ईरान का ये कहना कि भाई आपने जो भी आना चाहता है आए जाए, लेकिन ये है कि वो हमारे साथ रब्ता करे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने वहाँ पर समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। अच्छा, होता ये है कि एक मखसूस इलाका है जो खुला छोड़ा गया है, और उसकी नेविगेशन जो है वो फिर छोटे बहरी जहाज़ हैं, वो बाकायदा उनको लेके चलते हैं कि आपने इन रास्तों से गुजरना है ताकि किसी का नुकसान ना हो। और उसमें मकसद ये नहीं है कि ईरान जो है वो बज़िद है कि नहीं ये हमारा कंट्रोल नहीं, चूँकि वहाँ पे जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उनको जब हटाया जाएगा उसमें भी वक्त लगेगा, और उसकी डिटेल्स और हर चीज़ जो है अस्करी तौर पर, दिफाई तौर पर वो सिर्फ ईरान के पास है, बाकी तो किसी के पास नहीं है। और वो बहरहाल एक ख़तरनाक तो है, वो बहरी सफ़र के लिए भी, मैरी टाइम्स के लिए भी। तो इसमें भी ईरान के खिलाफ जो प्रोपागंडा किया जा रहा है कि देखें जी, वो कहता है कि पहले मेरे से रब्ता करें यहाँ से गुजरने के लिए, तो अभी वो स्टेट ऑफ हार्मस जो है वो खुली नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि वो भी चाहता है कि ये सिलसिला जो है खुले और लोग जो है वहाँ से उनका जो तिजारती माल है वो आए जाए, और जो ऑयल टैंकर हैं, पेट्रोल टैंकर हैं, गैस टैंकर हैं, वो वहाँ से निकलें। लेकिन मजबूरी ये है कि चूंकि वो बड़े पैमाने पर उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, तो अब वहाँ से निकलने के लिए जो है वही जानते हैं कि हमने वो जो बहरी बड़े जहाज़ हैं उनको कहाँ से और किस रास्ते से गुजारना है। अच्छा सर, इसके साथ एक और सवाल पैदा होता है कि इसने बारूदी सुरंगें तो एक तरफ बिछाई, साथ साथ टूल टैक्स जिसे हम कहते हैं, जिस तरह हम ट्रैवल करते हैं, वो लेना शुरू किया, और वो कहता है मैं ये टूल लेता रहूंगा। नहीं, उसमें भी प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल उसमें है एक शुरुआत इसी से हुई थी। देखिए उनका इतना नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। अब ये तो नहीं हो सकता कि ईरान अगर चाहे कि ये उसका कब्जा हो गया, नहीं हो सकता। एक तरफ ईरान है, ये कुवैत और ये ममालिक है, दूसरी तरफ गल्फ की रियासतें भी तो है ना जी। फिर वो भी कह सकते हैं कि हमने भी टोल टैक्स लेना है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता। और उसके ऊपर फिर दुनिया भी जो है वो राज़ी नहीं होगी, और ईरान को भी इसका जो है एहसास है। ये तो एक इब्तदाई शक्ल है। उन्होंने कहा ना कि हमारा जो, देखिए वहाँ पर तारीख़ी किस्म की उनकी जो नौयत की जो लाइब्रेरियाँ थीं वो तबाह कर दी गई हैं, उनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिए गए हैं। ये एक नया ट्रेंड जो है वो इसराइल ने शुरू किया है कि आप किसी भी रियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें, और ये बड़ा खतरनाक है। पहले ऐसा नहीं किया हुआ था। देखिए जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक ये एक जंगी जुर्म में इसका जो है शुमार होता है, लेकिन इस वक्त चूंकि अमेरिका उसका जो है वो सरप्रस्त बना हुआ है, लिहाजा इसराइल जो है उसके ऊपर 7 खून माफ है, वो जो मर्जी दुनिया में करता रहे। अब देख लीजिए लेबनान में उसने क्या किया है। पूरी दुनिया कह रही है कि इवन अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है कि ये जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है नेतन्याहू, ठीक है। और उसकी वजह यह कि आम पब्लिक की इमारतें और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गिरा रहा है, तबाह कर रहा है। ये जो इन्होंने अपना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें 1974 में ओलंपिक हुई थी ईरान के अंदर, उसको जिस तरीके से बर्बाद किया है, मतलब इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। उन्होंने स्पोर्ट्स के साथ भी दुश्मनी की, उनके अस्पतालों को निशाना बनाया, तालीमी अदारों को निशाना बनाया, लेकिन मतलब तालीमी अदारों का निशाना बनाने का क्या तुक है, स्कूल के बच्चों को निशाना बनाने का क्या तुक है, फिर यह है कि उनका जो कल्चरल सेंटर है उनको निशाना बनाने का क्या तुक है। तो बुनियादी तौर पर वो एक नफरत है जो नेतन्याहू जो है या इसराइल जो है वो बाकी दुनिया के खिलाफ रखता है। एक कार्टून आया है बड़ा ज़बरदस्त है जो अमेरिका में छाया हुआ है, और वो ये है कि अभी एक चांद पर मिशन गया हुआ था नासा का, तो उस कार्टून में ये है कि वो एक बॉक्स है बहुत बड़ा जिसके ऊपर एब्सेंट फाइल्स लिखा हुआ है, मतलब उसका सबूत है। और वहाँ वो जो गए हुए थे नासा के जो हवाबाज या जो भी है इखलानवाद, वो खुदाई करके उसको दफन कर रहे हैं। ये भी ध्यान में रखिए कि ये बुनियादी तौर पर ट्रंप जो है उसको अगर मजबूर किया गया है तो उसकी बुनियादी वजह एब्सेंट फाइल्स है। और आपको अंदाजा होगा कि 28 को फरवरी को जब हमला हुआ उससे कबल डेली BBC, CNN, स्काई न्यूज़, तमाम टीवी चैनल जो हैं वो उन मजलूम खवातीन को सामने ला के उनके इंटरव्यू चल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, जो कह रही थी कि मैं 12 साल की थी, मैं 13 साल की थी, मेरे साथ ये रेप हुआ, सारा कुछ हुआ, और इन लोगों ने किया। ये सारी की सारी जो है बिल्कुल ये एक अच्छा, उसका बिल्कुल ये वजह भी है इस जंग की। अच्छा सर, इसी के साथ ही हमारे साथ तिहामा आजम इस्लामाबाद से हमारे एंकर जो है वो मौजूद हैं। तिहामा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
जी सलमान साहब, आवाज़ आ रही है आपकी? अच्छा तेहामा, ये बताइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है, वहाँ पर लोग आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ की फ़िज़ा जो है वो क्या सुना रही है, खुशी का लम्हा है, अवाम के क्या तासुरात हैं? सलमान, अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जर्नलिस्ट की हम बात कर लें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। काफ़ी ऐसे बाद 1970s के बाद पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सेंटर स्टेज में है। जो हेनरी किसिंजर की मूवमेंट थी, जो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया था चाइना के साथ मीडिएशन में, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर तमाम नजरें हैं। और जो आपने अवाम की बात की तो अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, और वो इस वक्त देख रहे हैं कि तमाम जो आई बॉल्स है वो टीवी स्क्रीन पर तवक्कुआत जो है वो अच्छी लगाई जा रही हैं। अच्छा, इसी के साथ ये बताएं कि इस वक्त वहाँ पर आप मौजूद हैं, ट्रैफिक वहाँ का फ्लो कैसा है, ट्रैफिक प्लान की क्या सूरत हाल है? अवाम जाहिर सी बात है वहाँ पर जो रेड जोन के इलाके में आसपास जो रह भी रहे होंगे वो किस तरीके से आ जा रहे हैं? अच्छा, तमाम रोड्स जो हैं वो ब्लॉक हैं सिवाय एक के, मार्गिला रोड के। और सिक्योरिटी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है, बीफ अप कर दी गई है सिक्योरिटी जो है। 10,000 एहलकार जो है वो इस वक्त सिक्योरिटी पर तैनात है। 4 टियर सिक्योरिटी है जिसमें मिलिट्री जो है वो उसको सुपरवाइज कर रही है, पैरामिलिट्री जो है वो उनकी हेल्प कर रही है, और इस्लामाबाद पुलिस फोर्स के जो लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं सिक्योरिटी की सिचुएशन में। इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस के एहलकार भी हेल्प कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी इस वक्त की क्या सूरत हाल होगी। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा, चेक इन की जा रही है। लेकिन हाँ, जो ट्रैफिक के फ्लो की आपने बात की तो उसके ऊपर एक जामे प्लान मौजूद है। हमने देखा कि कहीं पर भी कोई ट्रैफिक को फ्लो जो है वो मुतासिर नहीं हो रहा। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ये कौन सी जगह पर होने जा रहे हैं और उस इलाके का सिचुएशन क्या है? क्योंकि कोई कह रहा है कि ये किसी निजी होटल में होंगे, कोई कहता है कि ये पार्लियामेंट के किसी एरिया में होंगे। तो आपके पास ताज़ा तरीन क्या सूरत इतलात हैं इसकी? क्योंकि टाइट लिप्ड हैं सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से इस वक्त कोई मुसद्दक़ा ज़राए से नहीं बताया जा सकता कि मुज़ाकरात कहाँ पर होंगे। फिल वक्त कोई ऐसी इतलात नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूँ कि इस वक्त मुज़ाकरात कहाँ होंगे। फिल वक्त यही बताया जा सकता है कि मुज़ाकरात होंगे। जो एक लेबनान वाला इशू था उसको रिजॉल्व करा दिया गया है। नेगोशिएशंस आर ऑन द ट्रैक और सबको तवक्को जो है वो अच्छी करनी चाहिए। अच्छा, नूर खान एयरबेस पर जेडी वैंस जो है वो भी आ चुके हैं, तो क्या वो अब आपके पास कोई ताज़ा तरीन इतलात हैं कि वो इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो होटल गए हैं या पार्लियामेंट गए हैं, कि किधर हैं वो इस वक्त? नहीं, इस वक्त कोई इतलात जो है वो नहीं है। बस अभी तक यही इतलात थी कि वो पहुंच चुके हैं, वो लैंड कर गए हैं। उसके बाद की कोई इतलात नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी की सिचुएशन इस तरह की है कि जब कोई मुसद्दक़ा ज़राए से कोई चीज़ आती है तो हम कमेंट जो है वो कर सकते हैं। सर, आपको सवाल अगर इस्लामाबाद के हवाले? नहीं, बस शुक्रिया। शुक्रिया तहामा, आपका बहुत शुक्रिया, और वहीं पर रहिएगा और सेफ रहिएगा, फिर आपको दोबारा भी जो है वो जा बजा देंगे, बातचीत करते रहेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं कि अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ मुज़ाकरात हैं तो दूसरी तरफ हमारे पेट्रोल के नर्ख जो हैं वो भी कम हो चुके हैं, तो इन दोनों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो जंग बंदी हुई है, आर्जी जंग बंदी हुई है, उसके असरात भी दुनिया पर मरतब होना शुरू हो गए फौरी तौर पर। जिस रोज़ मंगल और बुध की दरमियानी रात जब ये जंग बंदी का ऐलान हुआ था, सीज़ फायर हुआ था, तो उस सीज़ फायर के असरात ये हुए कि फ़ौरन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर चढ़ी गई और तेल के जो नर्ख थे वो कम हो गए। वो फिर उसमें थोड़ा सा बाद में इजाफा हुआ कुछ अनसर्टेनिटी की वजह से, लेकिन ये है कि कुछ कमी हुई, तो उस कमी को फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने पास ऑन की है। और हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा दबाव था वो डीजल के नरखों का था। सर, इसी पे ही अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके बाद फिर गंदम के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि अब किसान के लिए जो है वो भी इस वक्त खुशाइन कोई लम्हा अगर आ रहा है तो वो भी आप डिस्कस कीजिएगा। वक्त वो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे इस वक्त जो वफद पाकिस्तान आया हुआ है सर, अब उसके मुस्बत असरात भी जो जंग बंदी के थोड़े से आना शुरू है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं, और ये जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि डीज़ल की प्राइस जो है वो 522 रुपये 23 रुपये बिक रहा था मार्केट में ना, तो वो इस वक्त गंदम की कटाई, गहाई और कपास की काश्त का सीज़न है, तो काश्तकारों को बहुत मुश्किल हो रही थी। ट्रांसपोर्टेशन हमारी जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी और जो ट्रक वगैरह ट्रैलर हैं वो भी सारे डीजल से चलते हैं, तो इस रेट पे जो है वो बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो एक बड़ा कुशन मिला है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ास तौर पे इसमें डिले नहीं किया, और जैसे ही तेल के प्राइसेस कम हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो उसको पास ऑन किया है। पेट्रोल में थोड़ा सा कम है, लेकिन डीज़ल जो है वो उसमें अच्छी प्राइस कम हुई है और इंशाल्लाह जो है उससे काश्तकारों ने ज़रा सुख का सांस लिया होगा। तो इसी के साथ ही फिर ये बताइएगा कि क्या काश्तकार की जो फसल है उसे वो रेट मिल पाएगा
और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि क्या उन्होंने भी किराए कम किए हैं या वो कम करने जा रहे हैं, कोई इस तरह की इतलात हैं आपके पास? देखिए, एक तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी, रिलीफ दिया था ट्रांसपोर्टर्स को। आपके इल्म में है कि जो बड़े ट्रक हैं, ट्रॉलर्स हैं, उनको एक सपोर्ट दी है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जाएगी, उसे जारी रखा जाएगा। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री किया, उसे जारी रखा जाएगा। फिर मोटर बाइक्स को जो है वो हमने 2000 रुपये महीने का जो कुशन दिया, उसे भी फ़िलहाल जारी रखने का फ़ैसला किया गया है। तो अब अगर डीजल में कमी भी हो गई है तो अब ये दो तरफ़ा फ़ायदा हो जाएगा ट्रांसपोर्टर्स को, और ख़ास तौर पे जो काश्तकार हैं कि उनको वो जो सब्सिडी थी, जो सपोर्ट प्राइस थी, वो भी सपोर्ट थी, वो भी जारी रहेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, और ये जो डीजल की निर्खों में कमी हुई है ये भी अपनी जगह, और ये दोनों का इम्पैक्ट होगा तो अल्लाह करेगा कि उनके लिए जो बहुत दबाव था गंदम की काश्त के हवाले से, कपास की काश्त के हवाले से और गंदम की गाही के हवाले से, उसमें निस्बतन कुछ कमी आ जाएगी। अगर ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होते हैं और इससे कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है तो इसके भी मस्बत असरात जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पर मुरतब होंगे और तेल की कीमतें मज़ीद कम आने का इम्कान है। और अभी जो ये क्योंकि बहुत सख्त सा ये मरहला था कि इतनी प्राइस पर डीज़ल ख़रीदना जो है वो हमारे सारे लोगों की इस्तात से बाहर हो गया था। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी सपोर्ट मिली है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें पूरी दुनिया को पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ के एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे बढ़ के। अब एक और सवाल आता है इकॉनमी का। जाहिर सी बात है कि जो हम देख रहे थे कि कराची पोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी थी, फिर गवादर पोर्ट के बारे में भी हम सुन रहे थे कि वो भी अपना रोल जो है वो नज़र आना उसका शुरू हो जाएगा, उसकी तरफ भी हुकूमत जो है वो तवज्जो दे रही। तो इकॉनमिकली पाकिस्तान की क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि क्या ये कंटिन्यू रहेगी, पाकिस्तान इकॉनमी लिहाज से और मजबूत होने जा रहा है? देखिए, ये जो मईशत का चैप्टर है ये बड़ा अहम है और ये सिर्फ इस जंग से रिलेटेड नहीं है। हमें अगर माशी तौर पर आगे बढ़ना है और ख़ुद को मजबूत करना है तो हमें लामहला अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस काबिल बनाना होगा कि वो जो दुनिया के और बदलती मईशत के तकाज़े हैं उनको निभा सके। हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना होंगी, लामहला बढ़ाना होंगी। हम आज तक अपना इन्हसार रेमिटेंसेस पर करते आ रहे हैं कि जो बाहर लोग हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं वो जो पैसे भेज रहे हैं वो तकरीबन उतने ही हैं जितनी हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम उसको भी ज़रिया आमदन समझ रहे हैं। ज़रिया आमदन नहीं है बुनियादी तौर पर। हमें अपनी एक्सपोर्ट को हर सूरत बढ़ाना होगा और आज तक हमने जो इक़दाम किए हैं उसमें हमें कोई बड़ी कामयाबियाँ हासिल नहीं हुई एक्सपोर्ट के लिए। तो ये एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में उभर कर सामने आया है। और ख़ास तौर पर जैसे आप गवादर का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास जवानी, पसनी, गवादर, कासम पोर्ट, ये पूरी एक लाइन है, कराची पोर्ट ये मौजूद है। तो इन सबको हमें फ़ाल करना है। दुनिया में आप देखें कि बड़ी हमारे पास कोस्टल लाइन है। दुनिया में तमाम बड़े बड़े शहर जो है वो समंदर के किनारे बसाए जाते हैं, वहाँ एक्टिविटी, इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप कराची के एक नंबर, अब देखें ना, कराची वाले कहते हैं कि हम पूरे मुल्क को चला रहे हैं। आप देखें कि ऐसी माशी सरगर्मी होती है ना, कराची वाले कहते हैं जी पूरे मुल्क को चला रहे हैं। तो इसी तरह के 10 शहर अगर बसे हुए हों समंदर के किनारे तो आप देखें कि फिर वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम गवादर को आबाद करने में कामयाब हुए, लेकिन अब इसको आगे लेके चलना है, किस तरह लेके चलना है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई। ख़ास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने के बाद जो है रेड सी से जो तजारत थी, जो बहरी जहाज़ उस तरफ जाते थे वो उधर नहीं गए, तो उन्होंने कराची पोर्ट का और गवादर का रुख किया। और ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि हमारे ये सी पोर्ट पर जो ट्रैफिक है वो बढ़ गई और एयरपोर्ट्स पर भी ट्रैफिक बढ़ गई। कराची एयरपोर्ट पर जो ट्रैफिक हुई तो हमने फौरी तौर पर अब उसको एक्सटेंशन का मंसूबा दे दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि इस सारे अमल से हम खुद भी सीख रहे हैं और वो जो एवेन्यू खुल रहे हैं दुनिया में मईशत के और आगे बढ़ने के, उनसे हम फ़ायदा उठाने जा रहे हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही है। बेग साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी सर ने बात की कि जी एयरपोर्ट्स भी एक्सपेंड होने जा रहा है कराची का, तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो एक्सटर्नल मामलात हैं, दुनिया के साथ हम किस तरीके से डील कर रहे हैं, एक है इंटरनल मामलात कि हमारी इकॉनमी को हमने बूस्ट करना है, तो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है पाकिस्तान? देखिए 2002 में जिस वक्त गवादर और सी पैक और ये जो सिल्क रूट था, ये नया जो एक बनाया गया था काशगर से गवादर तक, उसमें कुछ हमारे अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक थे
वो चुकन्ना हुए, उन्होंने इसको अपने लिए, अपनी मईशत के लिए ख़तरा समझा। बुनियादी तौर पे इंडिया तो इसलिए परेशान हो गया कि अगर पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई, पाकिस्तान जो है हमारे पे मज़ीद हावी हो जाएगा। और अब भी सूरत हाल ये है, कि सर 1 मिनट ब्रेक का वक्त हो रहा है जी। अभी वक्त हो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आज आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जेडी वैंस जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वफद पहुँचा है ये खुशलूबी से आपस में मुज़ाकरात इनके तय पा जाएं और अमन जो है वो कायम हो जाए। तो बेग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मेहमान बने, और सर अमजद बुखारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान राना सलमान को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।